नमस्कार साथियों, आज हम प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक सिंधु सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे। यह टॉपिक बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे सवाल बहुत सीधे बनते हैं, जैसे स्थल कौन सा है, नदी कौन सी है, विशेषता क्या है, इसकी खोजकर्ता कौन है, कौन सा पुरावशेष कहाँ पर प्राप्त हुआ और सभ्यता की मुख्य पहचान क्या थी। इसलिए आज हम इस टॉपिक को केवल रटेंगे नहीं बल्कि इतने आसान तरीके से समझेंगे कि एग्ज़ाम में ऑप्शन देखकर ही आपको आंसर याद आ जाए। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि लास्ट में हम इसका एक इम्पॉर्टेंट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपने समझ लिया कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता को देखने जा रहे हैं, तो इसकी मुख्य इम्पॉर्टेंट बात को एक आप समझ लीजिए कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह भारत की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा स्थल में हुआ था। अब इस बात से आप परिचित हो गए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला उत्खनन कहाँ हुआ था? हड़प्पा में हुआ था। अब देखिए, पीटी को पढ़ने का, इस चैप्टर को पढ़ने का जो आपका तरीका होना चाहिए, याद रखने का आधार इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि आप यहाँ के इम्पॉर्टेंट स्थलों के बारे में जानकारी रखिए, इम्पॉर्टेंट नदियों के बारे में जानिए, इसकी विशेषता क्या है इसके बारे में समझिए, मुख्य स्थलों की खोजकर्ता कौन थे उनको याद रखिए, मुख्य अवशेष कहाँ पर प्राप्त हुआ है उसको जान लेना है, फिर इस सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी इसके संदर्भ में जानना है। फिर पीटी में ऑल क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब हम लोग सिंधु सभ्यता का मतलब बेसिक परिचय, मतलब सिंधु सभ्यता के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बन जाए। अब देखिए, सभ्यता का नाम, अब देखिए इसे सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों कहा जाता है। अब देखिए, आप ऐसे समझिए, इसे सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत से स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले, और हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा स्थल से हुआ था। आप समझ गए कि इसको सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। चलिए, इसकी प्रकृति क्या थी इस सभ्यता की? तो देखिए, इसकी प्रकृति थी, यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी क्योंकि इसकी लिपि मिली है लेकिन अभी तक इसकी लिपि को पढ़ी नहीं जा सकी है। मतलब लिपि नहीं पढ़ने के कारण इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में हम लोग जानते हैं। देखिए, इतिहास को समझने के लिए ना 3 शब्द आते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि लिपि तो हमें मिली है ज़रूर, लेकिन उस लिपि को हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। यानी लिखावट मिली है लेकिन उसका अर्थ हमें पूरी तरीके से पता नहीं है, इसीलिए इसे हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। अब युग के बारे में देखिए, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, है ना। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आप कहेंगे यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। मतलब यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सिंधु सभ्यता मतलब कैसी सभ्यता थी। ऑप्शन दे देगा कि लौह युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा नहीं मिला था, मतलब यह लौह युगीन सभ्यता नहीं थी, उसको गलत कर दीजिएगा। मतलब यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग तांबा के बारे में जानते थे, कांसा के बारे में जानते थे, सोना के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में जानते थे, लेकिन लोहे से वे परिचित नहीं थे। अब चलिए, नगरीय सभ्यता। अब इसको नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है तो इसको समझिए। यहाँ बड़े बड़े नगर, सड़कें, नालियाँ, मकान, स्नानागार और व्यापारिक व्यवस्था थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है। मतलब जहाँ शहर हो, अच्छी अच्छी सड़कें हो, पक्की नालियाँ हो, मकान हो, कुएं हो, स्नानागार हो और व्यापार की व्यवस्था हो,
तो उस सभ्यता को हम क्या बोलेंगे? नगरीय सभ्यता। मतलब सिंधु सभ्यता में ये तमाम चीज़ें प्राप्त हुई है, इसीलिए इसे भारत को सबसे बड़े नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है। अब नेक्स्ट, लोहे का ज्ञान। अब देखिए, हम कॉन्सेप्ट विथ फैक्ट दोनों बता रहे हैं, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए आप बना लेंगे। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए। देखिए, लोहे का ज्ञान। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हमने पहले ही आपको बता दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग मतलब लोहा जो था ना उससे परिचित नहीं थे। वे तांबा के बारे में जानते थे, कांसा के बारे में जानते थे, सोना चांदी के बारे में जानते थे, बट वे लोहे के बारे में नहीं जानते थे। याद रखिएगा। अब देखिए, इस सभ्यता की मुख्य पहचान क्या थी, इसको समझते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पहला पहचान था ना, ऐसे समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पहचान नगर योजना, दूसरा पहचान क्या था? जल निकास व्यवस्था, मतलब पक्की और ढकी हुई नालियाँ, तीसरी व्यवस्था इसकी व्यापार था, है ना, चौथा मुहरा, मतलब मुहरे वहाँ पे प्राप्त हुई। नेक्स्ट, पांचवी जो इसकी मुख्य पहचान है यह मातृदेवी से संबंधित। 6 नंबर जो मतलब इसकी पहचान है वो पशुपति मुहरों के संदर्भ में। और नेक्स्ट और 7वें नंबर इसकी मुख्य पहचान के रूप में पक्की ईंटों का प्रयोग। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य पहचान में से कौन सा नहीं था या कौन सा था, यह याद रहेगा तो आंसर आप कर लेंगे। अब चलिए, डेट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है सिंधु घाटी सभ्यता में। अब डेट को हम ऐसे समझेंगे। देखिए, पुराने एग्जाम्स या जो प्राचीनतम मतलब प्रारंभिक जो कहते हैं ना, मतलब पहले की जो पुस्तकों में इसका काल ना 2300 से 1700 ईस्वी के आसपास दिया गया है। लेकिन आप ऐसे समझिए, वर्तमान काल में, वर्तमान मतलब आधुनिक समय में अब मतलब हड़प्पा काल लगभग 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मतलब आप इसको इसी तरीके से आप याद रखिएगा, मतलब मॉडर्न तरीका से। अब पहले वाला पॉइंट्स आपको याद नहीं रखना है ना, कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का 2300 से 1700 वह पहले मतलब ऐसा मतलब बताया जाता था। लेकिन आजकल यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यही मतलब माना जाता है। मतलब सिंधु सभ्यता का परिपक्व जो चरण है ना वह 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी के बीच माना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता क्यों महत्वपूर्ण है, हम लोग अब इस पॉइंट को समझेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट, यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। अब देखिए, हमने यहाँ लिख दिया है कॉन्सेप्ट के साथ आसान व्याख्या। तो देखिए, ऐसे समझिए, इस सभ्यता में केवल छोटे छोटे गांव नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े प्लांट सिटी थे, सड़कें सीधी थीं, नालियाँ पक्की थी, घर व्यवस्थित थे और नगर बहुत एडवांस थे। इसीलिए इसको भारत की पहली नगरीय सभ्यता माना जाता है। दूसरी विशेषता मतलब इसकी सभ्यता का क्यों मतलब क्या महत्वपूर्ण था, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। बहुत ध्यान से देखिए, पढ़ने के बाद कोई टॉपिक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसको ऐसे समझिए, देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ना वो उनको ना धातु का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी जानते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। क्यों प्रयोग नहीं करते थे? क्योंकि लोहे का ज्ञान उनको था ही नहीं। अब नेक्स्ट, अब देखिए, यह सभ्यता इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि यह एक व्यापारिक सभ्यता थी। अब इसको आप ऐसे समझिए, अब देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग केवल किसान ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत अच्छे व्यापारी भी थे। आप देखेंगे इनका व्यापार ना दूर दूर तक था। मेसोपोटामिया के स्रोतों से ऐसा मिलता है कि उनके स्रोतों में ना इसे मेलुहा शब्द से मतलब जाना जाता था। मतलब मेसोपोटामिया के स्रोतों में मेलुहा शब्द मिलता है, जिसे सिंधु शब्द से जोड़ा जाता है। आप इसको भी समझ गए। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, यह सभ्यता बहुत ही व्यवस्थित थी, है ना। अब बहुत व्यवस्थित कहने का मतलब क्या है? मतलब आज हम प्लान सिटी की बात करते हैं, कहते हैं ना कि आज मतलब प्लान करके शहर बसाया जाए। देखिए, अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक न्यूज़ आया था कि बिहार में 10 शहरों में मतलब प्लान सिटी मतलब बसाया जाएगा, है ना। तो उस समय लोग मतलब ना
प्लान सिटी की बात कर देते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग को आप समझिए कि हजारों साल पहले प्लान सिटी बना चुके थे। मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। घर से निकला जो पानी छोटी नाली में जाता था, फिर वहाँ से बड़ी नाली में जाता था। इससे क्या पता चलता है, मतलब पूरी तरीके से यह साफ क्लियर पता चलता है कि उस समय सफाई और जो नगर व्यवस्था थी ना, वह बहुत ही बेहतर थी, बहुत ही उसकी क्वालिटी अच्छी थी। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मतलब पीटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और सीमा, इसके संदर्भ में देखेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा, कभी पूछ देता है कि सभ्यता का पूर्वी सीमा कौन था, तो आप कहेंगे आलमगीरपुर, है ना। इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पूछेगा कि आलमगीर किस नदी के तट पर स्थित था, तो आप कहेंगे हिंडन नदी के किनारे पर था। याद रखिए एकदम 100%। इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा किसको माना जाता है, तो आप कहेंगे सुतकानगेंडोर को, है ना। अब सुतकानगेंडोर कहाँ स्थित है, तो यह बलूचिस्तान और मकरान सीमा तट पर स्थित है। और यह सुतकानगेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है, तो कहेंगे दास्त नदी के, दास्त या दास्क कुछ भी आए, आप कहेंगे दास्क नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा क्या है, तो आप कहेंगे उत्तरी सीमा मांडा है। और यह मांडा कहाँ स्थित है, तो यह मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यह जो उत्तरी सीमा मांडा है, यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। अब चलिए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा कौन है, तो आप कहेंगे दैमाबाद। और यह दैमाबाद किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। और यह दैमाबाद जो दक्षिणी सीमा है, वह किस नदी के किनारे है, तो आप कहेंगे परवरा नदी के किनारे है ना। मतलब यह महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे स्थित है। एक पॉइंट यहाँ यह भी जान लीजिए कि जो दक्षिणी सीमा दैमाबाद है ना, वहाँ से कांस्य आकृतियाँ भी मिली है। इसीलिए इसे केवल सीमा के रूप में नहीं, बल्कि पूरा अवशेष प्राप्त करने के रूप में भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट एक चीज़ याद रखिए यहाँ पे। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि याद रखने वाली लाइन हमने लिख दिया है कि सिंधु सभ्यता का विस्तार ना त्रिभुजाकार था। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आप मैप पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों को जोड़ेंगे तो उसका विस्तार लगभग त्रिभुजाकार दिखाई देगा। इसीलिए इसको ना त्रिभुजाकार सभ्यता के रूप में माना जाता है। मतलब एग्जाम में यदि आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार का जो आकार है वो कैसा है, तो आप कहेंगे त्रिभुजाकार। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे नगर योजना। मतलब सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी नगर योजना, है ना। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, सड़क व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी, इसकी सड़क व्यवस्था कैसी थी, तो इसको ऐसे समझिए, सड़कें ना उस समय टेढ़ा मेढ़ा नहीं था। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं इधर उधर, मतलब सड़कें एक दूसरे के ना राइट एंगल पे काटती थी, है ना। मतलब वहाँ की जो सड़कें थी ना पूरी तरीके से प्लान्ड मतलब इसे आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो सड़कें थी ना वह ग्रिड पैटर्न पर मतलब एक प्रकार से बना होता था। मतलब इससे क्या पता चलता है कि पूरी तरीके से प्लान व्यवस्था यहाँ पर थी। नेक्स्ट विशेषता जल निकास की व्यवस्था। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, सिंधु सभ्यता की जो ड्रेनेज व्यवस्था थी ना, जो मतलब नालिया से संबंध में, मतलब ड्रेनेज सिस्टम बहुत फेमस है। मतलब हर घर से पानी छोटी नली में आता था और वहाँ से बड़ी नालियों में जाता था। मतलब कई नालियों को आप देखेंगे तो वह ढका होता था। मतलब इससे क्या पता चलता है कि उस समय के लोग साफ सफाई और स्वास्थ्य को बहुत ही इम्पॉर्टेंट देते थे, मतलब महत्व देते थे। मतलब यदि पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध नगरीय व्यवस्था क्या थी, तो आपका आंसर होगा जल निकास व्यवस्था। मतलब नगरीय योजना के अंदर जो जल विकास व्यवस्था थी ना, बहुत ही ज़्यादा एडवांस डेवलप थी। अब नेक्स्ट पॉइंट, विशेषता पक्की ईंटों का प्रयोग। चलिए इसके संदर्भ में बात करते हैं। अब देखिए, ईंटों का जो अनुपात था ना, आप ऐसे समझिए, ईंटों का स्टैंडर्ड अनुपात ना 1:2:4 माना जाता है। तो उस समय ईंटों का अनुपात ना 1:2:4
माना जाता है, मतलब इस तरीके का ईंटें मिला है। मतलब सिंधु सभ्यता में आप देखेंगे पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। आपसे पूछेगा कि कैसी ईंटों का प्रयोग होता था, तो आप कहेंगे पक्की ईंटों का। मतलब इसका स्टैंडर्ड रेशियो था 1:4 में, याद रखिएगा। मतलब इससे पता चलता है कि वहाँ जो कंस्ट्रक्शन का कार्य था ना, वो बेहतर स्टैंडर्ड तरीके से था। नेक्स्ट जो विशेषता था सिंधु घाटी सभ्यता का, दुर्ग और निचला नगर। मतलब आप इसको ऐसे समझिए, सिंधु सभ्यता के जो कई नगर थे ना, बहुत सारे नगर दो भागों में जैसे मतलब बटे होते थे, ठीक ना। मतलब ऊपर का जो भाग होता था ना, उसे हम दुर्ग क्षेत्र कहते थे, ठीक ना। और नीचे का जो भाग होता था ना, उसे निचला नगर मतलब सामान्य आवासीय क्षेत्र था। इसको आप ऐसे याद रखिएगा। मतलब दुर्ग क्षेत्र में इम्पोर्टेंट इमारत होती थी, जबकि निचले नगर में कौन रहते थे, सामान्य लोग रहते थे, मतलब सामान्य आवासीय क्षेत्र था। आप समझ गए दोनों को। अब देखिए नेक्स्ट विशेषता कुएं और स्नानागार के संदर्भ में। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दैनिक जीवन में आप देखेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखते थे। मतलब कई घरों में आप देखेंगे ना, कुएं स्नानागार आपको मतलब देखने को मिलेगा। मतलब घरों से पानियों निकालने के लिए नालियाँ बनी हुई होती थी। मतलब यह एक एडवांस प्लान का प्रमाण है। अब नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशेषता है, मंदिर का अभाव। ऐसे समझिए, मंदिर के अभाव में देखिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु नगरों में किसी बड़े मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। मतलब इसको हम तुलना करते हैं मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता से, तो मिस्र और मेसोपोटामिया में आप देखेंगे ना, बड़े बड़े मंदिर के प्रमाण मिले हैं, याद रखिएगा। मतलब बड़े बड़े मंदिर का प्रमाण यहाँ पर मिला है। कहाँ पे, मिस्र और मेसोपोटामिया में। ध्यान से सुनिए, गलत मत समझ लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता मिला है। मतलब बड़े बड़े मंदिरों का प्रमाण मिस्र और मेसोपोटामिया में तो मिला है, लेकिन सिंधु सभ्यता में किसी बड़े मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ मंदिर का अभाव था। इसका मतलब आप यह मत समझ लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं था। भाई धर्म था, पूजा पद्धति थी, मातृ देवी और पशुपति जैसे संकेत इसका प्रमाण देता है, लेकिन बड़े मंदिर का स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं राजमहल का अभाव। यहाँ भी यह राजमहल का अभाव सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। अब इसको ऐसे समझिए, किसी विशाल राजमहल जैसा प्रमाण नहीं मिलता। मतलब इससे लगता है कि सत्ता व्यवस्था अलग प्रकृति की थी। अब देखिए सिंधु सभ्यता में बड़े बड़े राजमहल का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलना क्या संकेत करता है। मतलब यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ना, जैसे मिस्र में राजा केंद्रित होता था, तो मतलब मिस्र जैसी व्यवस्था मतलब राजा केंद्रित यहाँ पे शायद नहीं रही होगी। मतलब यहाँ प्रशासन रहा होगा, लेकिन उसका स्वरूप अलग रहा होगा। आप समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे हम लोग प्रमुख स्थल और उसकी विशेषता के संदर्भ में। चलिए देखते हैं। मतलब इसको याद रखिएगा, पीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला सब मतलब स्थल हड़प्पा। अब यह कहाँ स्थित है, तो यह साहिवाल पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे रावी नदी पर स्थित है। अब देखिए हड़प्पा से आप देखेंगे तो मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि अन्नागार और कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ है ना। मतलब सबसे पहले उत्खनन स्थल कौन था, हड़प्पा, और यहाँ से अन्नागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और कब्रिस्तान R37 का प्रमाण प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो लरकना सिंध पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है ना। अब देखिए यहाँ से मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुई है, पशुपति मोहरे प्राप्त हुई है और नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी की मूर्ति मतलब कैसा था, कांस्य की नर्तकी मूर्ति, याद रखिएगा। कांस्य की नर्तकी मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट स्थल कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है, तो मतलब किस नदी के तट पे, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। देखिए कालीबंगा का मतलब क्या प्रमुख विशेषता था, तो जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड का प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है और भूकंप का प्रमाण भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट को याद रखिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि हल से जुता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे कालीबंगा से मिला हुआ है। अब चलिए लोथल।
लोथल जो स्थल है वो कहाँ है, तो गुजरात में है। और लोथल किस नदी के तट पे है, तो भोगवा नदी के तट पे। अब देखिए लोथल की विशेषता क्या है, तो गोदीवारा डॉकयार्ड, मतलब यहाँ से बंदरगाह मिला है। पूछेगा कि बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है, या गोदीवारा या डॉकयार्ड, जो भी नाम पूछे तो आप कहेंगे लोथल से। आपसे पूछेगा चावल का प्रमाण कहाँ मिला है, तो आप कहेंगे लोथल से। मनके बनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे लोथल से, है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एग्जाम में आता है। मतलब लोथल से चावल के भी प्रमाण मिला है और मन का निर्माण का भी पता चला है। मतलब इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार और इस प्रकार के प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से जानते थे। नेक्स्ट स्थल धौलावीरा। देखिए धौलावीरा कहाँ है, तो कच्छ गुजरात में है। और यह कहाँ है, तो रण क्षेत्र में, गुजरात के रण क्षेत्र में स्थित है। अब देखिए धौलावीरा की विशेषता क्या है, तो यहाँ से जल संरक्षण का प्रमाण मिला है। और 3 भागों में नगर का प्रमाण धौलावीरा से ही मिला है। पूछेगा 3 भागों में नगर का प्रमाण कहाँ से मिला है, किस जगह से, तो आप कहेंगे धौलावीरा से। और साइन बोर्ड का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से। और यूनेस्को स्थल भी है धौलावीरा। आप इसको ऐसे समझिए, मतलब धौलावीरा में शहरों को ना 3 भागों में विभाजित किया गया था। मतलब और यहाँ से एक साइन बोर्ड का भी प्रमाण मिला है। और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। याद रखिए, मतलब 3 पॉइंट, जल प्रबंधन, 3 भागों में नगर और साइन बोर्ड। और धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। अब नेक्स्ट राखी गढ़ी की बात करते हैं। तो देखिए राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है, मतलब यह घग्गर क्षेत्र में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर। अब देखिए भारत का बहुत बड़ा हड़प्पा स्थल, आपसे पूछेगा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन है। भारत का, पूरा सिंधु घाटी सभ्यता की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत का सबसे बड़ा, तो राखी गढ़ी। याद रखिएगा, याद, इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आता है। मतलब इस पॉइंट को दम रट जाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट बनावली। अब देखिए बनावली कहाँ है, तो फतेहाबाद हरियाणा में। और बनावली सरस्वती और घग्गर क्षेत्र में स्थित है। अब मतलब सरस्वती नदी के तट पे, जिसको घग्गर नदी के तट पे भी कह सकते हैं। अब बनावली से मिट्टी का हल। अब देखिए मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे बनावली से। और विकसित नगर योजना का प्रमाण भी बनावली से प्राप्त होता है। चन्हू दर्रो। चन्हू दर्रो कहाँ है, चन्हू दर्रो जो स्थल है वह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए चन्हू दर्रो से, अब देखिए मनका उद्योग का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे चन्हू दर्रो से। याद रखिएगा, मतलब चन्हू दर्रो से मनका उद्योग मिला है। और बिना दुर्ग वाला नगर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चन्हू दर्रो से। इस बात को याद रखिए। देखिए क्वेश्चंस कई पूछ सकता है कि बिना मतलब दुर्ग वाला नगर किसको कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन कर देना आपको चन्हू दर्रो। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट जो जगह है वह है सुतकानगेंडोर। अब इसको देखते हैं। सुतकानगेंडोर कहाँ है, तो बलूचिस्तान में है। किस नदी के तट पे स्थित है, तो दास्त नदी के पर। अब देखिए सुतकानगेंडोर ना सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा है। मतलब सब इस सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा कौन है, तो सुतकानगेंडोर। आलमगीरपुर कहाँ है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा का स्थल है। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मांडा चिनाब नदी पर स्थित है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा का स्थल है। दैमाबाद यह महाराष्ट्र में है। और यह किस नदी पर है, परवरा नदी पर। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी सीमा है। और यहाँ से कांस्य आकृतियाँ भी मिली है। रंगपुर यह गुजरात में है। और यह किस नदी पर तट है स्थित है, तो यह सुखभादर या कहीं कहीं भादर नदी देता है, आप देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। तो चावल की भूसी का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे रंगपुर से। रोपर यह पंजाब में है। और किस नदी के तट पे, तो सतलज नदी के तट पे स्थित है। हड़प्पा और बाद की संस्कृतियों का स्थल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो रोपर से। आपसे पूछ सकता है कि मतलब हड़प्पा की बाद की संस्कृतियों का स्थल कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे रोपर से। ध्यान रखिएगा, मतलब इसको और अच्छे से समझिए कि रोपर पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ हड़प्पा और उसकी बाद की संस्कृतियों के स्तर का भी प्रमाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट जगह सुरकोटदा। अब देखिए सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। और यह कच्छ क्षेत्र, गुजरात राज्य में है और यह कच्छ क्षेत्र में स्थित है।
तो देखिए एग्जाम में आता है कि घोड़े के अवशेष का प्रमाण कहाँ पर प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आप कहेंगे सुरकोटदा में। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए कि घोड़े का अवशेष का जो दावा सुरकोटदा से किया गया ना, यह प्रमाण अभी भी विवादित है। लेकिन एग्जाम में यदि पूछेगा कि कहाँ से अवशेष मिला तो आप इसको आंसर करेंगे, याद रखिएगा। अब देखिए धौलावीरा को ना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, हम लोग इसे देख लिए हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो पीटी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिए, उत्खननकर्ता और खोजकर्ता के संदर्भ में आता है। हड़प्पा का खोज किसने किया, मोहनजोदड़ो का किसने किया, इस तरीके के पॉइंट। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हड़प्पा, देखिए पहले बॉक्स में स्थल है, दूसरे में खोज या उत्खननकर्ता से जुड़े विद्वान का नाम है, और तीसरे बॉक्स में वर्ष से मतलब किस वर्ष में किया गया वह है, आप समझ जाइएगा। तो हड़प्पा की खोज या उत्खननकर्ता से कौन संबंधित है, तो दयाराम साहनी। पूछेगा हड़प्पा की खोज कौन किए थे, तो दयाराम साहनी। कब, 1921 ईस्वी में। डेट आप याद रखेंगे, है ना। मोहनजोदड़ो, अब देखिए मोहनजोदड़ो की खोज से कौन जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे राखाल दास बनर्जी। कब, 1922 ईस्वी में। चन्हूदड़ो की खोज या उत्खननकर्ता से कौन जुड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे एनजी मजुमदार। कब, तो 1931 में। कालीबंगा की खोज से कौन जुड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे बीबी लाल और बीके थापर। पूछ सकता है इस तरीके से, वर्ष 1961 से 69 के बीच। लोथल, अब देखिए आपके पूछेगा कि लोथल से कौन संबंधित है विद्वान, मतलब खोज या उत्खननकर्ता से, तो आप कहेंगे एसआर राव। समय 1954 से 55। रंगपुर की खोज से कौन संबंधित है, तो आप कहेंगे एसआर राव, और यह कहाँ है, गुजरात में। बनावली की खोज या उत्खनन से कौन विद्वान जुड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे आरएस विस्ट, 1974 से 77। धौलावीरा से के खोज या उत्खननकर्ता से कौन सा विद्वान जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे जेपी जोशी और आरएस विस्ट। नेक्स्ट आलमगीरपुर की खोज या मतलब उत्खननकर्ता से कौन विद्वान संबंधित है, तो आप कहेंगे यज्ञदत्त शर्मा, वर्ष 1958। अब आपसे पूछेगा सुतकानगेंडोर। अब देखिए सुतकानगेंडोर ना, मतलब ऐसे याद रखिए, सुतकानगेंडोर पश्चिमी सीमा का स्थल भी है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सुतकानगेंडोर से की खोज या मतलब उत्खननकर्ता से कौन सा विद्वान संबंधित है, तो ऑरेल अस्टाइन या जॉर्ज डेल्स, और यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल है। आप इसको समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे कृषि और पशुपालन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और पशुपालन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझेंगे। देखिए कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक तरफ तथ्य रहेगा, एक तरफ उसका सरल व्याख्या मैंने करके बता दिया है। तो देखिए कृषि, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था, एग्जाम में याद रखिएगा, गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल था, याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन सी थी, तो आप कहेंगे गेहूं और जौ। चावल का प्रमाण, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप कहेंगे लोथल से और रंगपुर से चावल और धान का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। एक चीज़ समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता में ना चावल मुख्य फसल नहीं थी, लेकिन कुछ स्थलों से इसका प्रमाण प्राप्त होता है, जैसे लोथल और रंगपुर से। मतलब इसीलिए आप इसको मतलब ना मुख्य अनाज के तौर पे मत लीजिएगा। नेक्स्ट कपास का प्रमाण, सिंधु सभ्यता में कपास के उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं, मतलब कपास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग कपास से परिचित हैं, मतलब इसी कारण आप देखेंगे सिंधु सभ्यता को दुनिया में कपास के प्रारंभिक प्रयोगों से भी जोड़ा जाता है ना। नेक्स्ट जूते हुए खेत, अब देखिए कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। मिट्टी का हल, है ना। अब देखिए बनावली से मिट्टी के बने हल की प्रकृति हमें मिलती है, मतलब ऐसे समझिए जूते हुए खेत कालीबंगा, मिट्टी का हल बनावली, इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब कपास क्यों महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए सिंधु सभ्यता के लोग कपास से परिचित हैं, इसीलिए कहा जाता है कि कपास उत्पादन के प्रारंभिक प्रमाणों में सिंधु सभ्यता बहुत
महत्वपूर्ण थे। मतलब कपास का मतलब केवल कपड़ा नहीं है बल्कि टेक्सटाइल नॉलेज भी है। मतलब जब कोई सभ्यता कपास के बारे में जानती है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ खेती, बुनाई और उपयोग की समझ काफ़ी डेवलप थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे पशुपालन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए मैं इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ कि कैसा भी क्वेश्चन आए कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट आप 100% सही करेंगे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। दोस्तों जो सीरियस स्टूडेंट होंगे वो वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे, नहीं तो घूमते रहिए। नेक्स्ट, पशुपालन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए एक तरफ पशु, दूसरी तरफ स्थिति। किसकी स्थिति क्या थी, किस पशु की? तो देखिए कुब्बर वाला बैल। अब देखिए कुब्बर वाला बैल ना सबसे अधिक अंकित पशुओं में शामिल है। मतलब आप ऐसे समझिए सिंधु सभ्यता की मोहरों और आकृतियों पर कुब्बर वाला बैल बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब यह कृषि और पशुपालन दोनों से जुड़ा हुआ माना जाता है। अब देखिए भैंस, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, मतलब इनकी आकृति भी ना मोहरों और आकृतियों में मिलते हैं। आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों और आकृतियों पर किस पशु का नहीं मिलता, तो ये याद रखेंगे तब ना आप सही करेंगे कि भैंस का मिला है, हाथी का मिला है, गैंडा का मिला है, बाघ का मिला है, हिरन का मिला है। आपको दे देगा कि मतलब और किसी चीज़ का जो नहीं मिला उसका नाम, तो इतना याद रखेंगे तभी आपको पता चलेगा, है ना। मतलब इससे क्या पता चलता है, मतलब ये जो आकृति मिला है कि सिंधु सभ्यता के लोग अपने आसपास के जानवरों को जानते थे और उन्हें अपने आर्ट या कला में दिखाते थे। मतलब मोहरों पर अलग अलग पशुओं का चित्र मिलना क्या दर्शाता है, मतलब उनकी प्रकृति और उनकी व्यापारिक पहचान दोनों से मतलब यह जुड़ा हुआ मिलता है। नेक्स्ट, घोड़ा। अब देखिए घोड़ा के बारे में समझते हैं। स्पष्ट और सर्व मतलब मान्य प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन सुरकोटरा में एक अवशेष मिला हुआ, इसीलिए दावा किया जाता है, लेकिन यह दावा विवादित है। मतलब कुछ लोग सुरकोटता से घोड़े के अवशेष का दावा करते हैं, लेकिन यह यूनिवर्सल मान्य नहीं है। मतलब सिंधु सभ्यता में घोड़े का स्पष्ट प्रमाण सर्वमान्य नहीं है। ऑप्शन अगर पूछेगा कहाँ से मिला है, अगर ऑप्शन है तब आप टिक कर दीजिएगा, लेकिन स्पष्ट प्रमाण कहेगा तो नहीं। गाय। अब देखिए गाय का स्पष्ट चित्रांकन प्रमाण सामान्यतः नहीं माना जाता, इसको आप ऐसे समझिए। देखिए कुब्बर वाला बैल तो बहुत मिलता है, लेकिन गाय का स्पष्ट चित्रात्मक प्रमाण यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त होता है, ठीक ना। अब देखिए चलिए कुत्ता और बिल्ली का मिला है कि नहीं, तो देखिए कुत्ता और बिल्ली का प्रमाण प्राप्त होता है। मतलब इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घरेलू पशुओं से भी परिचित थे। कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर उनके जीवन का एक प्रकार से अहम हिस्सा रहे होंगे, इससे यही प्रमाणित होता है। अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापार और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ इम्पॉर्टेंट बिंदु, दूसरी तरफ इसकी आसान में अर्थ हमने व्यक्त किया है। तो देखिए व्यापार और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात कर रहे हैं, समझिएगा। व्यापारिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। क्यों? तो देखिए सिंधु सभ्यता केवल कृषि सभ्यता नहीं थी, यह एक व्यापारिक सभ्यता थी, क्योंकि देश के अंदर भी व्यापार था और बाहर भी व्यापार था। मतलब देश के इंटरनल भी व्यापार करते थे और बाहर जैसे मेसोपोटामिया तक व्यापार था। इसीलिए आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार था, इसीलिए इसको व्यापारिक सभ्यता के रूप में जानते थे। मेसोपोटामिया से व्यापार, मतलब मेसोपोटामिया में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। इसको ध्यान रखिएगा कि मेसोपोटामिया में सिंधु क्षेत्र को किस शब्द से जाना जाता था, तो मेलुहा। याद रखिएगा, याद रहेगा तभी आप सही करेंगे। नेक्स्ट, माप-तौल। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में माप-तौल। अब देखिए वहाँ ना बाट का प्रमाण भी मिला, मतलब बाटों में 16 के गुणक का प्रयोग होता था, जैसे 1, 2, 4, 8, 16 आदि, मतलब 16 का गुणक। मतलब जहाँ ट्रेड होता है ना वहाँ माप-तौल की ज़रूरत होती है, तो यहाँ बाट का प्रमाण मिला है, मतलब बाटों में गुणक का प्रयोग होता था। मतलब यह क्या बताता है कि उनका व्यापार ना सिस्टमैटिक था। अब नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा का अभाव। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में ना मुद्रा का अभाव है। अब कैसे? तो आप देखेंगे कि सिक्कों का प्रयोग नहीं मिलता, मतलब सिक्कों का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है। मतलब इसका मतलब है व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय से होता था। इसको ऐसे समझिए,
मुहरे सिंधु सभ्यता की बहुत प्रसिद्ध चीज़ है ना। लेकिन नहीं, सॉरी, मुहरे कह दिया हूँ। मुद्रा, मुद्रा जो है ना, मुद्रा किसी भी सभ्यता का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। लेकिन मुद्रा आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब सिक्के नहीं मिला है ना। मतलब क्या हमने बताया कि वस्तु विनिमय। अब देखिए, वस्तु विनिमय से व्यापार होता है। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। मान लीजिए कि आप हैं और हम हैं, तो जैसे मैं आपको गेहूं दूंगा, आप मुझे चावल दे देंगे। जैसे मैं आपको यदि चना दिया तो आप मुझे मटर दे देंगे। इसको वस्तु विनिमय कहा जाता था। मतलब एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय कहलाता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार था वह वस्तु विनिमय के आधार पर होता होगा, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उस समय की लिपि तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो पूरा ज्ञान हम लोग के पास नहीं है। इसीलिए इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट, मुहरों का प्रयोग। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों का प्रयोग कैसे होता था, तो इसको आप ऐसे समझिए। व्यापार और पहचान के लिए मुहरों का प्रयोग होता था। मतलब मुहरे सिंधु सभ्यता में ना बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है। मतलब इसका प्रयोग व्यापार के लिए, पहचान के लिए, जो वस्तु होता था ना जिसको माल बोला जाता था, उस पर निशान लगाने के लिए या प्रशासनिक उद्देश्य से होता होगा। मतलब मुहरे पर पशु और लिपि दोनों मिलते हैं। मतलब इस बात को याद रखिएगा। बैलगाड़ी और नाव, अब देखिए बैलगाड़ी और नाव का भी प्रमाण मिलता है, ऐसे समझिए। यातायात में बैलगाड़ी और नावों का प्रयोग होता था। मतलब स्थल मार्ग से जब सामान ले जाया जाता था ना, उसमें बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, याद रखिएगा। मतलब स्थल मार्ग से सामान या वस्तु ले जाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग, जबकि नदी या समुद्र मार्ग से व्यापार के लिए नाव का प्रयोग। समझ गए होंगे आप। अब बात करेंगे हम लोग मुहरे, लिपि और कला से संबंध में। तो देखिए, एक तरफ तथ्य है, एक तरफ अर्थ है। तो सबसे अधिक मुहरे सेलखरी से बना हुआ मिला है, याद रखिएगा। मतलब इसको याद रखना है कि सबसे अधिक मुहरे सेलखरी से बनी मिली है। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा मुहरे किससे बनी थी, तो सेलखरी से बनी थी। नेक्स्ट, सबसे अधिक अंकित पशु। तो देखिए, सबसे अधिक जो मतलब अंकित पशु है ना मुहरे पर, तो देखिए एक श्रृंगी पशु का। देखिए मुहरों पर कई जानवरों का मतलब वो मिलता है, लेकिन सबसे अधिक मुहरों पर मतलब किसका प्रमाण मिलता है, तो एक श्रृंगी पशु मतलब सबसे अधिक मिलता है, याद रखिएगा। मुहरों पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा अंकित है, तो आप कहेंगे कुब्बर वाला बैल। सबसे ज़्यादा एक श्रृंगी, दूसरे नंबर पे कुब्बर वाला बैल महत्वपूर्ण है। मतलब इसका मतलब आकृति मिला है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पशुपति मुहर। तो देखिए मोहनजोदड़ो, पूछेगा पशुपति मुहर कहाँ मिला है, तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो से। मतलब इसमें योगी जैसी आकृति बनी हुई है। अब देखिए इसमें एक योगी जैसी आकृति देता है, मतलब इसके आसपास ना पशु बना हुआ है, इसीलिए इसे पशुपति मुहरे कहा जाता है। अब देखिए इसके संदर्भ में, मतलब इसके संदर्भ में मार्शल का क्या मत है, तो जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव से संबंधित माना है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि प्रारंभिक शिव रूप से इसको जोड़ा गया है ना, याद रखिएगा। मतलब जॉन मार्शल ने इस पशुपति मुहर को आद्य शिव से जोड़ कर देखा। आपसे पूछ देगा कि इस पशुपति मुहर को आद्य शिव से कौन जोड़कर मतलब देखा, चाहे कौन जोड़कर बोला, तो आप कहेंगे विद्वान मार्शल ने। अब हम लोग लिपि के संदर्भ में बात करेंगे। एक तरफ तथ्य है, एक तरफ अर्थ है। तो देखिए उस समय के लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि का स्वरूप कैसा था, तो आप कहेंगे सिंधु लिपि चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक मानी जाती है, याद रखिएगा। मतलब ऐसे याद रखिए कि उस समय के लिपि चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक था, लेकिन यह लिपि अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं। मतलब स्थिति क्या है कि अभी तक इसको नहीं पढ़ा जा सका है। लेखन दिशा, मतलब इस लिपि का लेखन का तरीका क्या था, तो ऐसे समझिए सामान्यतः दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मतलब लिपि की जो मतलब लिखने का तरीका था दाएं से बाएं लिखा जाता था, याद रखिएगा। पूछेगा किधर से किधर, तो दाएं से बाएं। लेकिन कुछ जगहों पर ब्रुस्टोफोडन शैली की संभावना बताई जाती है। अब देखिए ब्रुस्टोफोडन मतलब क्या है, अब ऐसे समझिए। ब्रुस्टोफोडन का मतलब है एक लाइन एक दिशा में, अगली लाइन दूसरी दिशा में, याद रखिएगा। ब्रुस्टोफोडन का एक बार अर्थ और समझिए, एक लाइन एक दिशा में, अगली लाइन दूसरी दिशा में। अब हम लोग बात करेंगे धर्म और सामाजिक जीवन के संदर्भ में, है ना।
अब देखिए धर्म और सामाजिक जीवन, एक तरफ इंपॉर्टेंट चीज, एक तरफ इसकी व्याख्या। तो देखिए धर्म और सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी थी, तो मातृ देवी की पूजा। अब देखिए मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, इससे उर्वरता और प्रजनन से जुड़ी मान्यताओं का संकेत प्राप्त होता है, याद रखिएगा। मतलब इससे क्या लगता है, मतलब जो मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली है और उर्वरता और प्रजनन से संबंधित, कि मतलब इससे लगता है कि वे उर्वरता और प्रजनन से जुड़ी देवी की पूजा करते होंगे। नेक्स्ट, पशुपति पूजा। मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर से शिव के प्रारंभिक रूप की कल्पना की जाती है। मतलब पशुपति मोहर पर योगी जैसी आकृति मिलती है और जॉन मार्शल ने इसे आद्य शिव से जोड़ा। नेक्स्ट, वृक्ष पूजा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म और सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो वृक्ष पूजा का भी प्रमाण मिला है। देखिए पीपल आदि वृक्षों के प्रति धार्मिक भाव दिखाई देता है सिंधु घाटी सभ्यता में। मतलब ऐसे समझिए कि सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा के संकेत मिलते हैं। विशेष रूप से पीपल वृक्ष को धार्मिक दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट माना जाता था। किसको? पीपल वृक्ष को। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सर्प पूजा। अब देखिए सर्प पूजा का भी प्रमाण मिला है, मतलब नाग पूजा के संकेत मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। जब ऑप्शन या इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नाग पूजा का संकेत मिलता है। इससे क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी उनके अंदर धार्मिक मान्यताएं थी। स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है वहाँ पे, मतलब स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता में प्रचलित था। मतलब स्वास्तिक चिन्ह ना बहुत प्राचीन प्रतीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में इसका प्रचलन या प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट, मंदिर का अभाव। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में किसी स्पष्ट बड़े मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। मतलब सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग धर्म तो मानते थे, मतलब धार्मिक भी थे। मतलब मातृ देवी पशुपति जी से धारणाएं यह बताती है कि वह धार्मिक थे, लेकिन बड़े मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। आपसे पूछेगा कि मंदिर का प्रमाण मिला है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। अब स्त्री मतलब महिलाओं की मूर्तियाँ अधिक। अब देखिए स्त्री मूर्तियों की अधिकता से कुछ इतिहासकार मातृ प्रधान समाज की संभावना जताते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि मातृ देवी और स्त्री जो मूर्तियां मिली हैं उसकी अधिकता के कारण कुछ इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज थी ना वह स्त्री या मातृत्व प्रधान होगी, है ना। मतलब लेकिन इस पूरी तरह प्रमाणित मतलब मातृ प्रधान समाज कहना मतलब ज़्यादा सही नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। नेक्स्ट, प्रमुख पुरावशेष। मतलब प्रमुख मतलब जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इस पे सीधा प्रश्न बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपति मोहर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले पुरुष पुजारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। जूता हुआ खेल कालीबंगा से। गोदीवारा या डॉक यार्ड मतलब इसको बंदरगाह भी आप मान लीजिए, कहाँ से मिला है? तो लोथल से। चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल और रंगपुर से मिला है। साइन बोर्ड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से मिला है। मिट्टी का हल का प्रमाण बनावली से मिला है। अग्नि कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आप कहेंगे कालीबंगा और लोथल से मिला है। मनका का उद्योग कहाँ से मिला है? तो चनूदरो और लोथल से मिला है। कांस्य आकृतियाँ कहाँ से मिला है? तो दैमाबाद से मिला है। कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कहेंगे हड़प्पा से मिला है। अब बात करेंगे नदियों के किनारे बसे महत्वपूर्ण स्थल, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पे। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो घग्गर नदी के तट पे। लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। अब रोपर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के तट पे है? तो हिंदन नदी के तट पे। मांडा किस नदी के तट पे है? तो चिनाब नदी के तट पे। सुतकानगेंडोर किस नदी के तट पे है? तो दास्त नदी के तट पे। दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप कहेंगे परवरा नदी के तट पे। रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सुखभादर नदी के तट पर स्थित है। बनावली किस नदी के तट पर है? तो सरस्वती या घग्गर नदी के तट पे। राखीगढ़ी किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर क्षेत्र या घग्गर नदी के तट पे, ऐसे याद रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे धातु और कच्चा माल। मतलब धातु और जो उसका कच्चा माल जो प्राप्त होता था उसका स्रोत क्या था, मतलब कहाँ से मतलब वो मिलता था,
इस चीज़ को मतलब समझना जरूरी है, क्वेश्चंस मतलब आता है। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ कच्चा माल और एक तरफ प्राप्ति या स्रोत, मतलब कहाँ से वह प्राप्त हुआ है, इसको याद रखिएगा। देखिए तांबा का प्राप्त करने का स्रोत कहाँ से था, तो खेतरी कहाँ था, राजस्थान में। और फिर बलूचिस्तान और ओमान से तांबा प्राप्त होता था। टिंड प्राप्त होने का स्रोत अफगानिस्तान और ईरान क्षेत्र से प्राप्त होता था। याद रखिएगा, एग्जाम मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता था। लाजवर्द कहाँ से मतलब प्राप्त होता था, मतलब लाजवर्द प्राप्त होने का स्रोत बदख्शां और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। सीसा कहाँ से प्राप्त होता था, मतलब सीसा, तो आप कहेंगे अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान से। सोना का स्रोत प्राप्त होने का स्रोत कहाँ था, तो दक्षिण भारत और कर्नाटक क्षेत्र से प्राप्त होता था। शंख है, अब देखिए शंख प्राप्त होने का स्रोत कहाँ था, तो गुजरात और समुद्री तटीय क्षेत्र, यहाँ से प्राप्त होता था। अब देखिए गोमेद ना एक पत्थर जैसा मतलब होता था। गोमेद कहाँ से प्राप्त होता था, गुजरात से। अब इसको ऐसे समझिए, गोमेद जैसे पत्थरों का उपयोग ना मनकों और आभूषण में होता था, याद रखिएगा। चांदी कहाँ से प्राप्त होता था, मतलब चांदी प्राप्त होने का स्रोत कहाँ है, तो अफगानिस्तान और ईरान क्षेत्र से प्राप्त होता था। अब चलिए हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, मतलब कैसे पतन हुआ। आपको दे देगा कि जलवायु परिवर्तन को मानने वाले मतलब कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस विद्वान से संबंधित है कि जलवायु परिवर्तन से इस सभ्यता का पतन हुआ, तो आपको उसको विद्वान का नाम याद रखना होगा। दोस्तों हम लोग इसका एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिविजन भी करेंगे लास्ट में, उसको भी जरूर देखिएगा। तो देखिए जलवायु परिवर्तन, सिंधु सभ्यता के पतन का जो कारण जलवायु परिवर्तन जो माना है जो विद्वान, उससे कौन संबंधित है, तो आप कहेंगे ऑरेल स्टाइन और एन घोष मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन से हुआ। आपको कहेगा कि भौगोलिक बाढ़ है, मतलब कौन ऐसा विद्वान है जो मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ, तो आप कहेंगे मैके और मार्शल जैसे विद्वान मानते हैं कि सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ। अब कहेगा कि भौगोलिक और टेक्टोनिक परिवर्तन से इस सभ्यता का पतन हुआ, कौन सा विद्वान इससे मतलब सहमत हैं, तो आप कहेंगे M.R. साहनी जैसे विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भौगोलिक और टेक्टोनिक परिवर्तन से हुआ। अब देखिए नदी मार्ग परिवर्तन, देखिए कई आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नदी मार्ग परिवर्तन से हुआ। आर्यों के आक्रमण, मतलब कौन ऐसा विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का जिम्मेदार आर्यों का आक्रमण है, तो आप कहेंगे गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर का यह मत है कि इस सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ। अब देखिए पर्यावरणीय परिवर्तन, आपको पूछेगा कि मतलब पर्यावरणीय परिवर्तन मतलब कौन संबंधित है, आप कहेंगे आधुनिक इतिहासकार। अब देखिए मॉडर्न समय में ना यह मतलब इसका मतलब व्याख्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ ना वह पर्यावरणीय परिवर्तन से, मतलब आजकल मॉडर्न एक्सप्लेनेशन में इन्वायरमेंटल चेंज को बहुत महत्व दिया जाता है, मतलब जैसे जलवायु, नदी, बाढ़, व्यापार में गिरावट, मतलब इन सब ने मिलकर इस सभ्यता को कमज़ोर किया। तो आप कहेंगे कि यह मॉडर्न व्याख्या है कि पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, व्यापार में गिरावट, बाढ़ और पर्यावरणीय बदलाव जैसे कई कारक मिलकर इसके जिम्मेदार रहे। अब हम लोग बीपीएससी पीटी के लिए सुपर इम्पोर्टेंट वन लाइनर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी में। दोस्तों यदि आप हमसे इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट बीपीएससी पीटी चाहे एडीओ किसी का भी, तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और इस तरीके का नोट्स आपको किसी भी बड़े कोचिंग संस्थान नहीं दे पाएगी। यह एक रामबाण है, मतलब संजीवनी बूटी। इसके आधार पे आप चाहे कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन हो या फैक्ट से संबंधित एक मतलब ऑल क्वेश्चंस आप करने की स्थिति में होंगे। चलिए क्विक रिवीजन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, तो आप कहेंगे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सेकेंड, तीसरा सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला उत्खनन हड़प्पा में हुआ, याद रखिएगा। पांचवा क्विक रिवीजन, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी से जुड़ा हुआ है। मोहनजोदड़ो की खोज से राखालदास बनर्जी जुड़े हुए हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। इन 8 विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में।
नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। पशुपति मोहरों का प्रमाण कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से। अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ मिला है? कालीबंगा और लोथल से। गोदीवारा मतलब गोदीवारा डॉक यार्ड या बंदरगाह का प्रमाण लोथल से। चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल और रंगपुर से। इसको रिवीजन के लिए मैं आपको करा रहा हूँ। मिट्टी का हल कहाँ मिला है? तो बनावली से। साइन बोर्ड का प्रमाण कहाँ मिला है? तो धौलावीरा में। अब देखिए धौलावीरा कहाँ है? तो कच्छ या और कच्छ में है, मतलब गुजरात में। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में, और हरियाणा का यह सबसे बड़ा हड़प्पा है। हरियाणा का नहीं, भारत का सबसे बड़ा स्थल है। आलमगीरपुर मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा सुतकानगेंडोर है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी सीमा दैमाबाद है। अब चलिए नेक्स्ट रिवीजन। सिंधु लिपि को पढ़ा गया है कि नहीं? तो आप कहेंगे सिंधु लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। सिंधु लिपि कैसी है? तो चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में बाटों में किसका गुणक था? तो 16 के गुणक का प्रयोग होता था, याद रखिएगा। व्यापार में सिक्कों का प्रयोग नहीं मिलता है, मतलब वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु आप दीजिए, दूसरी वस्तु हम देंगे, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान। मुहरों का प्रयोग व्यापार और पहचान के लिए होता था। पूछेगा मुहरों का प्रयोग किस लिए होता था? तो व्यापार और पहचान के लिए। नेक्स्ट रिवीजन। एक श्रृंगी पशु का सबसे अधिक मिलता है मुहरों पर। पूछेगा मुहरों पर सबसे अधिक प्रमाण किस पशु का मिलता है? तो एक श्रृंगी, और दूसरा कुब्बर वाला बैल का। और पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलता है? तो आप कहेंगे हाँ, मातृ देवी की पूजा का प्रमाण मिलता है। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर और राजमहल का प्रमाण मिला है? तो आप कहेंगे मंदिर और राजमहल का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। नेक्स्ट रिवीजन। मेसोपोटामिया में सिंधु क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मेलुहा कहा गया है। अब चलिए हम लोग क्विक रिवीजन कर लिए। अब दोस्तों अब हम बता रहे हैं कि इस टॉपिक में आपको किस पे फोकस करना है। तो देखिए पीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके मुख्य स्थलों के बारे में जानिए। कौन सा स्थल किस नदी पर स्थित है इसके बारे में जानिए। इसकी विशेषता क्या है इसको जानिए। इसके खोजकर्ता, इस सभ्यता के, इस स्थल के, उसके बारे में समझिए। कौन सा अवशेष कहाँ मिला है इसको जानिए। यह सभ्यता कैसी थी, इसकी विशेषता, सामाजिक व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था, मतलब इस तरीके के व्यवस्था, मतलब इसकी सभ्यता की विशेषताओं को जानिए। इतना यदि आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप 100% इसका क्वेश्चंस कर लेंगे। मतलब साथियों आपने इस सभ्यता को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है ना। यदि आप हमसे इसका नोट्स चाहते हैं बीपीएससी पीटी के लिए, पॉइंट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस क्विक रिवीजन, तीनों तरीके से यह नोट्स तैयार किया गया है, तो इस नंबर पर संपर्क करिए। यदि आप चाहते हैं कि पीटी निकालना तो यह नोट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से भी, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। धन्यवाद।